नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल ज्ञानदान पे। साथियों, आपको बता दें कि बीपीएससी रिजल्ट से पहले एक बड़ी सूचना पब्लिश कर दी है। साथियों, आपको बता दें कि यह एक महत्वपूर्ण सूचना है और यह कहीं न कहीं उन अभ्यर्थियों के लिए झटका पहुंचा जो डीएलएड किए थे एनआईएस से। साथियों, आप सही सुन रहे हैं कि बीपीएससी के द्वारा आज स्पष्टीकरण लेटर निकाल दिया गया है कि 18 माह के जो भी डीएलएड है उसको बीपीएससी टीआरई 2.0 में शामिल नहीं किया जाएगा। आज मैं कोई भी बात घुमा फिरा कर नहीं बोलूँगा क्योंकि आज बीपीएससी ने नोटिस पब्लिश कर दिया है। साथियों, आपको बता दें इससे पहले जो भी नोटिस पब्लिश होती थी हम आपको बताते थे कि हो सकता है कि बीपीएससी बाहर करेगी या नहीं तो जो एक डेट मेंशन था 10/8/2017 से पहले जो शिक्षक कार्यरत थे प्राइवेट में या सरकारी में उसको रखा जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि सबको हटा दिया गया है जो भी 18 माह के डीएलएड मतलब किए थे उसको। साथियों, अब यह बीपीएससी टीआरई 2.1 पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं यह अलग बात है ना। लेकिन फिलहाल बीपीएससी टीआरई 2.0 को लेकर यह नोटिस पब्लिश किया गया है, थोड़ा सा समझिए। साथियों, आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में आप अगर भाग लिए हैं, एग्ज़ाम दिए हैं तो आपके लिए यह नोटिस बेहद बेहद इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि साथियों, इसमें केवल एक ही खबर नहीं, बहुत से ऐसे खबर हैं जो आपको डीवी को लेकर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर या अन्य कई बिंदु को लेकर खबर पब्लिश किए गए हैं। साथियों, देख सकते हैं कि बिहार लोक सेवा का यह लगभग 3 से 4 पेज का खबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप तमाम अभ्यर्थी यह सोच रहे थे कि मेधा जो है वह कितना पर बनेगा, 120 पर बनेगा या 150 पर बनेगा, टाई ब्रेक क्या होगा, इस तरह से तमाम अपडेट आया है। लेकिन साथियों, सबसे पहले बता दें कि अभ्यर्थी ऐसे गुमराह में नहीं रहे कि एनआईएस वाले को रखा गया है। जैसा कि आपके सामने एक दिख रहा होगा अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान है, इस शर्त को थोड़ा सा देखिएगा। लेकिन सबसे पहले इससे पहले आपको बता दें कि यह लेटर आज का है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा पब्लिश किया गया है और 21/12/2023 को पब्लिश किया गया यह लेटर है। देख सकते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा पब्लिश किया गया है जो कि परीक्षा नियंत्रक टीआरई 2.0 के थे। साथियों, थोड़ा सा यह सबसे लास्ट पेज है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है, थोड़ा समझिएगा। देख सकते हैं आपके सामने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील इतना अराइजिंग आउट ऑफ एसएलपी केस नंबर आपको इतना है, फिर एसएलपी संख्या इतना है, दिनांक 28/11/2023 जो आपको पता है 28/11/2023 को फैसला आया था। सर्वोच्च न्यायालय ने जो पारित किया था कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग मतलब एनआईओएस के द्वारा खुला एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने का डिप्लोमा मतलब डीएलएड की मान्यता समाप्त की गई है। साथियों, आपने देखा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये इसमें यह मेंशन किया है, सारा केस नंबर, एसएलपी संख्या, डिटेल्स यहाँ पर दे दिया है और इन्होंने सीधा बताया है कि 18 माह का जो डिप्लोमा है उसको हटा दिया गया है, मतलब उसका मान्यता समाप्त कर दिया गया है। तो ऐसे में यह बीपीएससी डायरेक्ट अब तो आपको नहीं कहेगी कि आपको भी हटाया जा रहा है, मतलब अपने नोटिस में मेंशन कर दिया है कि यहाँ पर मान्यता समाप्त कर दिया है कि मतलब आपकी अभ्यर्थित्व और आपका रिजल्ट भी नहीं पब्लिश होगा। या आपने समझा, यह बहुत ही बड़ी अपडेट थी अभी की। ध्यातत्व है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 की कंडिका 2 की उपकंडिका 26 के तहत यह प्रावधानिक है कि शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु पर है ना अथवा किसी उपाधि विशेष की समतुल्यता के बिंदु पर किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मतलब एनसीटी के परामर्श के शिक्षा विभाग निर्णय लेगी। मतलब ये एनसीटी का भी परामर्श होना आवश्यक है। लेकिन साथियों, देख सकते हैं इसके आलोक में शिक्षा विभाग बिहार सरकार के ज्ञापन संख्या नियमावली 1/2/2023 जो ज्ञापन संख्या इतना है 743 दिनांक 10/4/2023 है ना संसूचित है। फिर भी यदि इससे संबंधित किसी अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा सक्षम न्यायालय का अन्यथा आदेश पारित होता है तो उसके सफलता से परीक्षाफल प्रभावित होगा। साथियों, आपने देखा सेम बीएड वाला केस, लास्ट लाइन देखिएगा, यहाँ पर भी बीएड वाले केस में लिख दिया गया था कि रिजल्ट पब्लिश किया गया था। तो अगर मान के चलिए सर्वोच्च न्यायालय बाद में अगर इस फैसले को चेंज करती है या कोई उसके इंक्लूड करके फैसला देती है उसके पक्ष में, तो यह समझिए कि इस परीक्षाफल पर प्रभावित पड़ सकती है। लेकिन फिलहाल जो अभी फैसला है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का वही माना जाएगा बीपीएससी टीआरई 2.0 में। आपने देखा कि
जो भी एनआईएस के अभ्यर्थी थे जो डीएलएड किए थे उसको सीधा तौर पर हटा दिया गया है। इसमें कोई शक संदेह की बात नहीं है, इसमें अभ्यर्थी अन्यथा कमिट भी नहीं करेंगे। अब देख सकते हैं साथियों, इसके अलावा और कई बड़ी अपडेट है जिसको हम लेकर यहाँ पर चलते हैं। देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासनिक विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षणिक प्रशासनिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र की जांच उसके मूल प्रति से की जाएगी, जिसमें असफल होने पर उनकी पात्रता और परीक्षा फल दोनों रद्द किए जाएंगे। मतलब साथियों, आपने जो फॉर्म भरने समय में ऑनलाइन आवेदन जो दिया था उसमें जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया था और आप जो काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट देंगे, अगर उसमें मिसमैच होता है तो आपका परीक्षा फल एवं आपका अभ्यर्थित्व भी रद्द कर दिया जाएगा। इस पर आप पुनः दबाव नहीं कर सकते हैं। इसी कारण जब काउंसलिंग में जाएंगे तो आपको बता दें कि वही आप डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा जो आप अपलोड किए थे आवेदन का समय। इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकार प्रशासनिक विभाग के सक्षम उपस्थित करेंगे। मतलब साथियों, आपको वाटरमार्क के थ्रू, मतलब क्या, बीपीएससी के पोर्टल पर जब जाएंगे, आप अभी डेट नहीं दिया गया है तो आपको एक वाटरमार्क डॉक्यूमेंट जो है वह बीपीएससी के पोर्टल पर मिल जाएगा, जो कि आपका ही होगा। जितना डॉक्यूमेंट आपने आवेदन के समय अपलोड किया था सारा का सारा डॉक्यूमेंट वहाँ पर होगा, जो कि उसमें बीपीएससी का वाटरमार्क लगा होगा और वही वाटरमार्क आपको डाउनलोड करना है और उस पर आपको अटेस्टेड कराना है। अटेस्टेड क्या कराना है आपको? सक्षम प्राधिकार कोई भी अधिकारी से वहाँ पर उसका साइन प्लस मोहर करा देंगे तो वही आपका अटेस्टेड हो जाएगा और वही आपको काउंसलिंग में लेके जाना है। नेक्स्ट अगर आप देख सकते हैं कि अतः उक्त परीक्षा से संबंधित सशर्त रूप से सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आयोग के पोर्टल पर अपलोड किए गए अपने प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर जिस पर आयोग का वाटरमार्क होगा प्रशासनिक विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत करेंगे। साथियों, आपने देखा कि जो भी बीपीएससी के पोर्टल पर होगा, मतलब आपके डैशबोर्ड पर, वहां से आप डाउनलोड करेंगे जो कि जिसमें बीपीएससी का वाटरमार्क लगा रहेगा और कोई नया प्रमाण पत्र अपलोड कर पुनः डाउनलोड कर जमा करने की व्यवस्था मात्र संबंधित प्रशासनिक विभाग की अनुशंसा पर ही अभ्यर्थी को दी जाएगी। मतलब क्या, अगर नया प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है, इसका पोर्टल अभी नहीं खुलेगा, लेकिन अगर ऐसा डिमांड हुआ या प्रशासनिक विभाग चाहेगी तब आपको अपलोड करा सकती है। आगे देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य दिव्यांगता प्रमाण पत्र, जो आरक्षण संबंधी दिव्यांगता प्रमाण पत्र है, आपका सर्टिफिकेट जांच कराया जाएगा, जो आईजीएमएस है, एम्स से कराई जाएगी और इसके अलावा अन्य कई आपको सूचित कर दिया जाएगा कि कहाँ से आपको कराना है, वहाँ से आपको दिव्यांगता सर्टिफिकेट भी जाँच हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देख सकते हैं कि जांच के क्रम में अगर पाया गया कि उनकी दिव्यांगता का दावा सही नहीं है तो यह सरकार द्वारा निर्धारित मानक से कम पाए जाने पर पात्रता स्थापित मतलब माने जाने एवं पात्रता स्थापित नहीं होने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को कदाचार की श्रेणी में मानते हुए उनका परीक्षाफल स्वतः रद्द कर दिया जाएगा और उसको दोषी करारते हुए अग्रोत्तर कार्रवाई की जाएगी। मतलब आपने अगर गलत प्रमाण पत्र लगाया और जो भी मानक इकाई है उसके अकॉर्डिंग आप पालन नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से समझिए आपको कार्रवाई है ना, आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आगे अर्हता जो कट ऑफ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपने देखा होगा कि कट ऑफ का डेट बहुत पहले निर्धारित किया जाए 2007 ईस्वी से ही, है ना। आप देख सकते हैं पत्रांक संख्या यहाँ पर इतना भी है, इसको डिस्कस करना बहुत ही जरूरी नहीं है। देख सकते हैं आगे साथियों कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 40% मार्क लाना अनिवार्य होगा और पिछड़ा वर्ग के लिए आपको 36.5, जो कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था, और अत्यंत पिछड़ा के लिए आपको बता दें 34% मार्क लाना होगा 120 में से, 120 में से, न कि आपको 150 में से, क्योंकि 30 मार्क आपका लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर का था, नेचर का था, लेकिन वह क्वालिफाइंग भी अब हटा दिया गया है। आप अगर जीरो भी लाते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। 120 में से आपको लाना होगा 40%। और आपको बता दें कि सभी महिलाओं और आगे दिव्यांगजनों को, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आपको 32% लाना होगा। आगे देख सकते हैं कि SC/ST के लिए भी सब वही है। स्पष्ट है कि वैसे अभ्यर्थी जिनका प्राप्तांक इस निर्धारित न्यूनतम अर्हता से कम है उन्हें मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा और वह फिर अपने परीक्षा फल में सफल घोषित नहीं किए जाएंगे। आगे देख सकते हैं कि ज़्यादा तो है कि आरक्षण नियमानुसार मेधा क्रम में सर्वप्रथम अनारक्षित कोटि की रिक्ति भरी जाएगी, मतलब आपको जनरल का भरा जाएगा। फिर अतः अनारक्षित कोटि की रिक्त अधिक हो और आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थी की संख्या कम हो
तो संभव है कि सभी आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थी अनारक्षित कोटि की रिक्ति के विरुद्ध सफल घोषित हो जाएंगे। मतलब साथियों इतना समझिए कि अनारक्षित कोटि में मान चलिए कि सीट कोई आप चलिए बीसी ले लेते हैं, बीसी में सीट मान चलिए 540 है और 540 सीट पे अभ्यर्थी जो है टोटल अवेलेबल क्वालिफाई 400 ही है ना। ऐसे कंडीशन में कट ऑफ कितना भी उसका हो तो सबको लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको अलग तरीके से मेंशन किया गया है ना। इसको आप गौर से पढ़ के समझ सकते हैं। ऐसे स्थिति में आरक्षित कोटि की रिक्ति खाली रह जाएगी और इस कारण इसमें कोई कट ऑफ नहीं हो सकेगा, अर्थात NA मतलब नोट एप्लीकेबल लिखाएगा। समझ गए साथियों। मतलब आपके कैटेगरी में अगर स्टूडेंट नहीं मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया BC का ही बात कर लीजिए, इसमें अगर 540 जैसे मैंने आपको सीट बताया 540 में अभ्यर्थी ही कम है, अभ्यर्थी कम है, ऐसे में 400 अभ्यर्थी ही है और ये कितना भी मार्क लाए हैं है ना, तो ये इसको क्वालिफाई घोषित किए जाएंगे, मतलब कट ऑफ से आप आगे हैं तो। और इस कंडीशन में सीट जब बच जाएगा तो अभ्यर्थी तो मिलेंगे ही नहीं, ऐसे में उसको NA लिखा जाएगा। लेकिन यह वाली स्थिति आपको बता दें कि इस बार नहीं आने वाली है। साथ ही अनारक्षित कोटि की अंतिम रिक्ति पद यदि अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थी है ना सफल घोषित होते हैं तो उसका प्राप्तांक कट ऑफ हो जाएगा और यह प्राप्तांक उस अनारक्षित कोटि का न्यूनतम अर्हता भी है ना हो सकता है। मान के चलिए साथियों, आप अनारक्षित मतलब किसी भी अनारक्षित कोटि मतलब जनरल से चलते हैं, मान के चलिए जनरल के स्टूडेंट आप हैं, अगर आप 6 to 8 के सोशल साइंस से एग्ज़ाम दिए हैं तो उसमें ऐसा समझिए कि टोटल सीट मान चलिए कि 7000 है, 7000 सीट अगर 74 मार्क पे भर जाता है, मतलब लास्ट 74 मार्क वाले अभ्यर्थी को उठाया जाता है तो यह लास्ट कट ऑफ माना जाएगा, इससे कम वाले अभ्यर्थी को नहीं लिया जा सकता है। इस कुछ इस तरह का डिफाइन किया गया है, इसको आप अलग व्यू से भी समझ सकते हैं। अब आगे देख सकते हैं कि मेधाक्रम में टाई ब्रेकर जो इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ में कुल प्राप्तांक, परंतु भाषा में क्वालिफाई होने के कारण इसके प्राप्तांक को छोड़कर, मतलब क्या आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पिछले दिन लेटर निकाला गया था, भाषा के क्वालिफाइंग नेचर का था, इसमें आप क्वालिफाई होना या नहीं होना कोई ज़रूरी नहीं है, केवल 1 to 5 के लिए ज़रूरत था। और अर्थात शेष 120 प्रश्न के प्राप्तांक के आधार पर आयोग द्वारा सफल अभ्यर्थियों की है ना अवबंधित मेधा सूची तैयार की जाएगी। देख सकते हैं कि 150 का एग्जाम लिया गया था, पूरा लाइन को जब आप समझेंगे पूरा, और उसमें 150 में आपका 30 मार्क क्वालिफाइंग नेचर का था, है ना। ये अलग फंडा है, इसमें क्वालिफाइंग नेचर हटा दिया गया है, आपको कितना भी मार्क लाते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। और मेन पेपर जो 120 था इस पर आपका मेरिट बनेगा, यह स्पष्ट कर दिया गया है। उपरोक्त कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय के मुख्य खंड भाग 3 अर्थात अंतिम 80 प्रश्न के प्राप्तांक का आयोग प्रथम टाई ब्रेकर मानेगा, है ना। उसके पश्चात परंतु 1 से 5 अध्यापक हेतु लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ में भाग 3 नहीं रहने के कारण इसे कोई टाई ब्रेकर नहीं रखा गया है। समझ गए साथियों। आगे देख सकते हैं कि वही आपको 6 to 8 तक जो भाषा वाला मैटर था है ना उसको हटा दिया गया है, केवल 120 पे ही आपका मेरिट बनेगा। आगे देख सकते हैं कि टाई ब्रेकर के फर्स्ट के बाद भी समान अंक होने की स्थिति में द्वितीय टाई ब्रेकर भाषा भाग के प्राप्तांक का उपयोग 1 to 5 अध्यापक हेतु किया जाएगा। आगे देख सकते हैं कि 1 to 5 अभ्यर्थियों के लिए आपको द्वितीय टाई ब्रेकर भाषा होगा, और वैसे द्वितीय टाई ब्रेकर आपको 6 to 8 और 9th 10th 11th 12th के भी होगा वो भाषा। फर्स्ट आपका टाई ब्रेकर डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ पर। परंतु अन्य कक्षाओं के अध्यापक हेतु भाषा में गैर हिंदी और अभ्यर्थियों के लिए पाठ्यक्रम के अनुसार अलग से प्रश्न नहीं रहने के कारण सभी के लिए समान अवसर और लेवल प्लेइंग फील्ड प्रदान करने हेतु बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति जो आगे है स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 खंडिका 7 है ना, जो खंडिका 5 के तहत न्यूनतम अर्हता नियम करने की विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए ज्ञापन संख्या खंडिका इतना में देखा जाएगा। आप समझ गए साथियों। आगे है तीसरा नंबर पर टाई ब्रेकर 3 और 4 के रूप में क्रमशः अभ्यर्थियों के उम्र है ना तथा देवनागरी लिपि के में वर्णमाला के अनुसार उसके नाम को वरीयता दिया जाएगा। मतलब आपका टाई ब्रेकर जो 3 होगा, टाई ब्रेकर 3 आपका क्रमशः अभ्यर्थी का नाम, और चौथा आपको बता दें क्रमशः उम्र और देवनागरी लिपि देखा जाएगा। फर्स्ट टाई ब्रेकर आपने देखा, फर्स्ट तो आपका समझिए टाई ब्रेकर थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पर टाई ब्रेकर आपको बता दें जो अभी मैंने ऊपर जितना ब्यौरा पढ़ा,
टाइप ब्रेकर में आपको बता दें कि सबसे पहले आपका कट ऑफ न्यूनतम अर्हता देखा जाएगा कितना है। मान के चलिए सोशल साइंस 6 to 8 से आप एग्जाम दी हैं और लास्ट सबसे पहले 74 वाले अभ्यर्थी तक का लिया गया और 73 वाले कुछ अभ्यर्थी आ जाते हैं, इसमें टाइप ब्रेकर लग जाता है। मतलब 74 का सबका सिलेक्शन हो गया और 73 में कुछ ऐसे अभ्यर्थी है ना, मतलब अभ्यर्थी है लेकिन सीट कम है। तो इस कंडीशन में सबसे पहला टाइप ब्रेकर तो यहाँ पर ही खत्म हो गया कि उसका मार्क देखा जाएगा। उसके बाद भाषा देखा जाएगा कि लैंग्वेज पेपर में आप कितना लाए हैं। तीसरा नंबर में आपका उम्र देखा जाएगा और चौथा नंबर में आपका नाम का देवनागरी लिपि मतलब अल्फ़ाबेटिकल क्रम से देखा जाएगा। देख सकते हैं कि यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना जो थी वो हम सारा पढ़ दिए हैं कि एनएस वाले को हटा दिया गया है। साथियों आज की वीडियो को हम यहाँ पर अंत करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो में तक बने हैं तो